बैगेज मतलब जो भी चीज़ आप लेके जाते हो या फिर लेके आते हो बाहर से। अब लेकिन कस्टम में बैगेज को कैसे डिफाइन किया? द टर्म बैगेज हैज़ बीन डिफाइंड, कौन सा सेक्शन है इसके डेफिनेशन का? सेक्शन नंबर 2(3) ऑफ द कस्टम एक्ट। इसको कैसे डिफाइन किया? इंक्लूसिव मैनर में, यानी चीज़ों को इंक्लूड किया इसके डेफिनेशन में, ठीक है। उसने बोला कि बैगेज इंक्लूड करता है अनअकम्पनीड बैगेज, लेकिन नॉट इंक्लूड करता है मोटर व्हीकल, ठीक है। यही डेफिनेशन है, ऊपर आप चाहे तो देख लेना। क्या है डेफिनेशन की? बैगेज इंक्लूड करेगा अनअकम्पनीड बैगेज को और नॉट इंक्लूड करता है मोटर व्हीकल को, ठीक। इन कॉमन पैरालेंस द टर्म मीन्स लगेज। बैगेज से मिलता जुलता टर्म है लगेज ऑफ एनी पैसेंजर। लगेज मतलब जो भी हम सामान लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है? ट्रंक्स हो सकते हैं या फिर बैग्स हो सकते हैं, और उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक। द टर्म गुड्स, गुड्स में हमेशा बैगेज इंक्लूड होता है, इसलिए जब भी हम बात बैगेज की करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो भी गुड्स को रूल्स लगते हैं वैल्यूएशन के वो सब अप्लाई हो जाते हैं। म्यूटा इंटेंडेंस लिखा है, मतलब जहाँ अगर कोई एक्सेप्शन है, तो जैसे कि ऊपर अपन ने देखे थे कि जब अपन इम्पोर्ट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक्सेप्शन दे दिया जाता है एक्सपोर्ट से। जैसे मैनीफेस्ट वगैरह का बिल ऑफ एंट्री में उससे एग्जाम्पशन मिल जाता था, ऐसे कई सारे एग्जाम्पशन थे बैगेज के लिए। तो ये उसी की बात कर रहे थे, म्यूटम अटेंडेंस, ठीक है। मतलब नॉर्मली हर चीज़ जो गुड्स को लगती है वही बैगेज को लगेगी, क्योंकि गुड्स में बैगेज इंक्लूड होते हैं। इशू रेलिवेंट टू द बैगेज, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस इज टू फाइल एन इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ठीक है। जो भी पर्सन इन चार्ज होता है कन्वेयंस का, उसे क्या देना है? मतलब अगर मैं शिप की बात करूँ तो मास्टर ऑफ द शिप, अगर आपको याद हो, द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस इज टू फाइल एन इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्या देना पड़ता है उसे? इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये दोनों टाइप के मैनिफेस्ट हमको देने पड़ते हैं, चाहे आप कोई भी मैनिफेस्ट दो। ये जो बैगेज गुड्स है ना, इनको आपको एक सेपरेट शीट में इंक्लूड करना है, दोनों ही मैनिफेस्ट में, ठीक। अब आते हैं हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सेक्शन नंबर 77 से सेक्शन नंबर 81 तक हमको बैगेज के बारे में बताया गया है, ठीक। सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन नंबर 77 पर, ठीक। एंट्री ऑफ बैगेज बाय ओनर, मतलब अंडर दिस सेक्शन द ओनर ऑफ बैगेज हैज टू मेक अ डिक्लेरेशन। उसे क्या देना है? एक डिक्लेरेशन, ठीक। किस चीज़ का डिक्लेरेशन देगा भाई? बैगेज में क्या क्या है उसी का डिक्लेरेशन देगा। किससे देगा? वही हमारा पुराना आदमी, प्रॉपर ऑफिसर, फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग इट। क्यों देगा वो? जिससे कि उसको क्लियरेंस मिल जाए बैगेज का, ठीक। दिस इज नोन एज बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म, BDF। डिक्लेयरिंग पैकिंग लिस्ट इज सफिशिएंट डिक्लेरेशन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैकिंग लिस्ट भी दे देते हो तो वो भी माना जाएगा एक सफिशिएंट डिक्लेरेशन, ठीक। रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन एप्लीकेबल टू बैगेज, सेक्शन नंबर 78। 77 में हमने क्या देखे कि क्लियरेंस कैसे मिलेगा, तो क्लियरेंस के लिए उसे क्या देना है? बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म, और डिक्लेरेशन पैकिंग लिस्ट का भी सफिशिएंट हो जाएगा। रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, इसमें एक्चुअली हम रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि कितना रेट लगेगा, एक्चुअली हम सिर्फ डेट की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम खुद से कॉमन सेंस लगाएं तो कौन सी डेट होना चाहिए जिससे हम ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन? तो जब भी आपने वो फॉर्म भर दिया है, ठीक है, देयरफॉर द रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ ड्यूटी इज डेट ऑफ फाइलिंग द बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म अंडर सेक्शन नंबर 77, क्योंकि 77 में ही तो हम भर रहे हैं ना डिक्लेरेशन फॉर्म, तो जिस दिन वो भरेंगे उस दिन जो भी रेट ऑफ ड्यूटी होगा वही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं रेट ऑफ ड्यूटी ऑन बैगेज कितना होता है? 35% एड वैलोरम। एड वैलोरम मतलब 35% जिस वैल्यू के ऊपर होता है, वो जो भी वैल्यू होगी उसका इंटू 35% कर देना। दिस रेट, लेकिन ये रेट एप्लीकेबल नहीं है किन आइटम से? थोड़े खतरनाक टाइप के आइटम से, जैसे कि फायर आर्म्स, कैटरिज और फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50। मतलब फायर आर्म्स पे तो पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कैटरिज रखते हो, कार्टिलेज बोलते हैं जैसे, और फायर आर्म्स, और वो 50 से ज़्यादा रखते हो तो उस पर एप्लीकेबल है। सिगरेट्स, सिगार्स और टोबैको in excess of quantity prescribed for importation free of duty under the relevant baggage rules and goods imported through a courier service। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं है ये 35% वाले रेट में? देखो ये जो 35% रेट है ना, ये वैसे तो सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन उसने बोला कि कुछ एक्सेप्शन है जिन पे एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि फायर आर्म्स। पहला एक्सेप्शन क्या हो गया हमारा? फायर आर्म्स। दूसरा इसकी कार्टिलेज, ठीक, लेकिन वो 50 से ऊपर है तो, ठीक है, फायर आर्म्स की कार्टिलेज अगर वो 50 प्लस है तो। फिर
सिगरेट्स, सिगार्स इसी के जैसा, या फिर टोबैको, लेकिन इनके लिए क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड है, वो हम आगे देखेंगे कितनी क्वांटिटी है, लेकिन इस क्वांटिटी से ज़्यादा रहे तो फिर अलाउ नहीं है। ठीक, फॉर इम्पोर्टेशन फ्री ऑफ ड्यूटी, मतलब एक जो भी है इनके लिए कि भाई इतने तक आप फ्री ऑफ ड्यूटी ला सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आप सिगरेट नहीं ले जा सकते हो, एक क्वांटिटी के ऊपर आप फ्री ऑफ ड्यूटी ला सकते हो। तो ये कोई रिस्ट्रिक्ट तो करता नहीं ना कि आप फायर आर्म्स मत लाओ या कार्ट्रिज और फायर आर्म्स मत लाओ, ये बस ड्यूटी लगाता है। ठीक है, तो कभी भी ये डाउट में मत आना कि इसका मतलब है कि मैं ला ही नहीं सकता, क्या है, नहीं, आप ला सकते हो, कस्टम एक्ट के हिसाब से तो आप ला सकते हो, बस आपको पे करना पड़ेगा ड्यूटी। ठीक, और इसमें क्या है, फॉर इम्पोर्टेशन फ्री ऑफ ड्यूटी अंडर रेलिवेंट बैगेज रूल्स एंड गुड्स इम्पोर्टेड थ्रू अ कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस वाले पे भी ये है। अब नीचे देखो, अब उसने यहाँ पर क्लियर किया, फायर आर्म्स, कैटरेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50 एंड सिगरेट एक्सीडिंग, मतलब सिगरेट आप कितनी ला सकते हो, 100 स्टिक तक अगर आप ला सकते हो तो वो ड्यूटी पे चार्जेबल नहीं है। ठीक, these items are charged at 100% applicable to baggage under heading 1909803 of custom tariff act। ठीक है, मतलब ये 35% वाला रूल हमारे फायर आर्म्स पे नहीं लगा, कैटरेज पे नहीं लगा, सिगरेट पे नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर देखो टोबैको और सिगार्स भी है, सिगरेट के बीच में एक कॉमा था और फिर उसके बाद सिगार्स और टोबैको था। ठीक है, तो सिगार और टोबैको पे ये 100 वाला रूल नहीं लगता है। ठीक, मतलब फायर आर्म्स, कार्ट्रिज ऑफ फायर आर्म्स एंड सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स आर नॉट चार्जेबल टू रेट एप्लीकेबल टू बैगेज, मतलब 35% पे चार्जेबल नहीं है, तो कितने पे है, 100% पे। भैया ऐसा क्या है कि भाई 100% पे, तो हम इसके लिए आते हैं कि फायर आर्म्स होता क्या है। फायर आर्म्स क्या होता है, इसको हम लगाते हैं पता। मुझे जहाँ तक पता है ये गन्स होती हैं और कैटरेज मतलब उनकी गोलियाँ। अ गन दैट यू कैन कैरी, ठीक है, ऐसी गन जो आप कैरी कर सकते हो, और वही उसके जो आप रखते हो उसकी गोलियां जिसमें तो कार्ट्रिज हो गया उसके लिए, और सिगार्स एक्सीडिंग 106। ठीक है, इन पे ऊपर 100% ड्यूटी लगती है। वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई टू वैल्यूएशन ऑफ बैगेज, बैगेज के लिए वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई होते हैं जो गुड्स के लिए होते हैं वही। ड्यूटी एग्जेम्पशन टू बैगेज, अभी हमने 77 में देख लिया कि क्या देना पड़ता है, तो बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता है। 78 में हमने क्या देखे कि रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन, तो टैरिफ वैल्यूएशन तो हमने देखे कि जो भी एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबल है, और रेट ऑफ ड्यूटी कब एप्लीकेबल हो जाएगा, जिस दिन उसने वो फॉर्म भरा। उसके बाद हमने रेट ऑफ ड्यूटी के बारे में देखा था कि रेट ऑफ ड्यूटी कितना है, तो 35% है एड वैलोरम, लेकिन 35% में कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं है, जैसे फायर आर्म्स, कैटरेज और सिगरेट, सिगार्स और टोबैको। और फिर उसने बोला कि फायर आर्म्स, कैटरेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 60 और सिगरेट, सिगार्स पर रेट हो जाएगा 100%। ठीक, लेकिन उसने यहाँ पर ये वाली बात किया नहीं अभी तक, किसकी, सिगार्स और टोबैको की, उसको अभी अपन छोड़ दो, केवल और केवल सिगरेट पर है वो 100 वाला। अब आते हैं अपन ड्यूटी एग्जेम्पशन टू बैगेज, सेक्शन नंबर 79, यहीं से हमारी मेन कहानी शुरू होती है बैगेज की। Section number 79(1) of Custom Act refers to the duty relief available in respect of baggage, कितना ड्यूटी रिलीफ मिल जाएगा अपने को बैगेज के लिए। ठीक है, इट स्टिपुलेट्स दैट, ये बोलता है कि प्रॉपर ऑफिसर अगर वो रूल्स को कंप्लाई कर रहा है तो वो ड्यूटी फ्री पास करवा सकता है बैगेज को। कब, देखो सबसे पहले कोई भी आर्टिकल, एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ अ पैसेंजर और मेंबर ऑफ क्रू, कहाँ का किसके किसके पास हो सकता है आर्टिकल, पैसेंजर के पास भी हो सकता है या फिर मेंबर ऑफ क्रू के पास भी हो सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेड ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट इट हैज बीन इन हिज यूज, मतलब इन हिज यूज अगर रहा हो आर्टिकल, उसके पर्सनल यूज का आर्टिकल हो, तो अगर वो उसके यूज में हुआ हो कुछ मिनिमम पीरियड, जो कि आगे हम देखेंगे कि कितना हो सकता है, तो फिर वो उसे ड्यूटी फ्री पास करवा सकता है। Any article in the baggage of the passenger
इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, देखो आर्टिकल इन द बैगेज ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बैग तो बैग है ना, बैग के अंदर जो आर्टिकल है उससे आप ड्यूटी फ्री या ड्यूटीएबल बोलोगे, ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, एनी आर्टिकल इन द बैगेज ऑफ अ पैसेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, जिसके लिए ऑफिसर सेटिस्फाई हो क्या, कि ये उसके पर्सनल यूज़ के लिए या फिर इसके फैमिली के लिए है या फिर गिफ्ट या फिर सोवेनियर है, क्या क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए या फिर गिफ्ट है या फिर सोवेनियर होता है। सोवेनियर क्या होता है, सोवेनियर मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ें आप किसी देश से लेके जाते हैं उसकी याद के तौर पे, ठीक। सोवेनियर का मतलब होता है कि छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आप अगर पेरिस गए तो आपने आईफिल टावर का एक छोटा सा नमूना टाइप का लेके आ गए, ठीक है, जैसे की रिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें होती है सोवेनियर्स, मतलब उस देश की स्पेशलिटी। गिफ्ट और सोवेनियर प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू, अब ऐसा थोड़ी आप किसी भी वैल्यू की ये सब चीज़ें ले आओगे, है ना, इसलिए उसके लिए वैल्यू ऑफ उस आर्टिकल की वैल्यू या फिर टोटल आर्टिकल्स ऑफ ऑल सच आर्टिकल, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल सच आर्टिकल्स जो भी हम रूल्स प्रिस्क्राइब करेंगे और वो उसके अंदर है तो वो उसे ड्यूटी फ्री ले जाने दे सकता है। कितना होता है क्या होता है वही तो अपने को देखना है मेनली इसमें, तो अभी अपन सिर्फ ऊपरी ऊपरी जो सेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि सेक्शन सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करता है, वो रूल्स के बारे में नहीं बताता है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, द लॉ थस इनविसेजेस टू कैटेगरीज ऑफ बैगेज, दो कैटेगरी ऑफ बैगेज को हमको बताया गया, एक है पैसेंजर वाला और एक है मेंबर ऑफ क्रू, ठीक है, तो हमने वही देख लिए थे। सिमिलरली इट मीन्स थ्री क्लासेस ऑफ गुड्स, कितने क्लासेस ऑफ गुड्स हैं, थ्री। पहला पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक, जिसके लिए मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब होगा, पर्सनल इफेक्ट के लिए मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब होगा। हाउस होल्ड इफेक्ट्स जो कि फैमिली के यूज के हैं, एंड गिफ्ट एंड सोवेनियर्स, ये तीन चीजों में डिवाइड कर दिया उसने गुड्स को। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 79 enables the central government to make rules for the purposes of carrying out the provision of section number 79(1), यानी ड्यूटी फ्री करने के लिए जो रूल्स है वो बताता है कौन, सेक्शन नंबर 79 का सब सेक्शन 2। द मिनिमम पीरियड, है ना, तो ये रूल्स एक्चुअल में क्या क्या बताने वाले हैं, ये बताने वाला है मिनिमम पीरियड के बारे में और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में और कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, इसके बारे में। सबसे पहले मिनिमम पीरियड, किस चीज़ का मिनिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड फॉर विच आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड बाय अ पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ क्रू फॉर द पर्पसेस ऑफ 1 डिटरमाइनिंग पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट के लिए अपने को क्या देखना है, मिनिमम पीरियड ऑफ यूज। नेक्स्ट maximum value of individual article and the maximum total of all articles which may be passed free of duty under clause B of subsection 1, that is household effects, gifts और souvenirs etc, इनके लिए क्या बताएंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पर्सनल इफेक्ट के लिए मिनिमम पीरियड ऑफ यूज, लेकिन ये जो चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें हैं, मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए बताएंगे हम, हाउस होल्ड इफेक्ट के लिए, गिफ्ट के लिए, सोवेनियर्स के लिए, ठीक। और लास्ट द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, चाहे वो बिफोर हो या फिर आफ्टर क्लियरेंस, सब्जेक्ट टू विच द बैगेज में बी पास फ्री ऑफ ड्यूटी। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 79 प्रोवाइड्स दैट डिफरेंट रूल्स में बी मेड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन, अलग लोगों के लिए अलग रूल बनाए जा सकते हैं, ठीक। यहाँ तक की भी बात खत्म हो गई और समझ में आ गई, यानी यहाँ तक अपन ने ऐसी कोई खास बात नहीं की, बस हमने तीन तरह से गुड्स को बांट दिए, ठीक है। पहले पर्सनल इफेक्ट वाले गुड्स थे, दूसरे थे हाउस होल्ड इफेक्ट वाले और तीसरे थे आपके गिफ्ट्स एंड सोवेनियर्स। तो जो पहले वाले थे पर्सनल इफेक्ट, उसके लिए मिनिमम पीरियड होगा, लेकिन बाकी जो हाउस होल्ड वगैरह हैं उनके लिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो आपने बांटे भले तीन हिस्सों में, लेकिन दो इंक्लूड हो गए, हाउस होल्ड और गिफ्ट एक साथ आ गए, जिनके लिए मैक्सिमम वैल्यू देखना है, और पर्सनल इफेक्ट के लिए आपको मैक्सिमम पीरियड देखना है, ठीक। अब पैसेंजर बैगेज रूल, इन परसुएंस ऑफ powers conferred under section number 79, the government had earlier issued the baggage rules 1998, the baggage rules 1998 have been substituted, अब आ गए baggage rule 2006 और वही हमने यहाँ पर डिस्कस किया। द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज, अभी सबसे पहले क्या बात करें हम, ड्यूटी फ्री बैगेज कितना हो सकता है, अलाउंस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पैसेंजर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, देखो अभी ऊपर उसने बोला था हर अलग कंट्री अलग पैसेंजर के लिए अलग बैगेज रूल हो सकते हैं, तो हाँ, तो ये क्लास ऑफ पैसेंजर हमने किस हिसाब से बनाई इसमें,
डिफरेंट कंट्री के हिसाब से, ठीक। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना जब क्वेश्चन या फिर पेपर में ये सब काम नहीं आएगा, लेकिन अगर ये सब पता होगा ना तो याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी अब आप याद रखो तो ये याद रखो कि देखो जो बैगेज रूल बने ना वो अलग अलग पैसेंजर और क्लास ऑफ पैसेंजर के लिए बनते हैं। ये क्यों बनते हैं तो इससे हमको याद हो जाएगा कि कहीं तो लिखा है, तो ये कहाँ लिखा है, तो 79(3) में लिखा है। इसका मतलब हम यहाँ से ये चीज़ याद रख सकते हैं कि 79 में 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। 79 में कितने सेक्शन हैं? 3। थर्ड वाला तो याद आ गया, तो बचे 2। तो अब 2 क्या हैं तो वो भी हम याद कर सकते हैं ना कि भाई 2 कौन से सेक्शन थे। जो 79 क्या बताता है एक्चुअल में, तो 79 हमको बताता था कि कौन से ड्यूटी एग्जामेशन हमको मिल जाता है बैगेज में। तो उसमें हमने 79(1) में ये देखे थे कि वो फ्री ऑफ ड्यूटी पास हो सकते, तो 79(1) यहाँ से याद आ गया। और 79(2) बोलता था कि मतलब 79(1) सिर्फ ड्यूटी रिलीफ के बारे में बात करता है, और 79(2) बात करता था कि प्रॉपर ऑफिसर कब उनको ड्यूटी रिलीव दे सकते हैं। फिर उसमें 2 केसेस आ जाते थे, पर्सनल और वगैरह वगैरह। तो ऐसे हम याद रख सकते। अब 79(3) के चलते उसने क्लास ऑफ पैसेंजर बनाया। अब 2 में जो उसने जो अपने को मैक्सिमम वैल्यू या उन सब चीज़ों की बात की थी, वो बात कर रहा है सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन 2। और उसके बदौलत ये रूल्स बने ड्यूटी फ्री के लिए, ठीक। तो सबसे पहला रूल नंबर 334। तो हमको 2 रूल पढ़ने हैं, 3 और 4। अब ये 3 और 3 अलग हैं और 4 अलग है, ऐसा क्यों, वो हम जब पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3 पार्ट 1। ऐसा बोल लेते हैं, क्लास ऑफ पैसेंजर। अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट है, या फिर फॉरेनर है जो कि इंडिया में रिसाइड करता है, या फिर टूरिस्ट है ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट। इन्फेंट यानी छोटा बच्चा जो 2 साल से कम का हो। देखो इन्फेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। इन्फेंट मीन्स अ चाइल्ड नॉट मोर देन 2 years ऑफ एज, यानी छोटा सा बच्चा, ठीक। तो इंडियन रेसिडेंट, फॉरेन रेसिडेंट इन इंडिया, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट। मतलब कुल मिला के ये वाला सेक्शन अपने अपने लोगों की बात कर रहे हैं। तो अपने होते हैं, तो अपने कौन कौन से अपने, सबसे पहले जो कि मेरे इंडिया के रेसिडेंट है, ये तो सबसे अपने हैं। फिर जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, फॉरेनर है लेकिन वो मेरे यहाँ अपने होके रह रहे हैं, तो फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक। तीसरा आता है टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तीसरा कौन आता है? टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। हर टूरिस्ट को तो ड्यूटी फ्री आप दोगे नहीं ना, आप बात किसी कर रहे हो भाई ड्यूटी फ्री की, ठीक। तो ऑफकोर्स आप टूरिस्ट को सेग्रीगेट करोगे ना। अगर आपने बोला कि हाँ चलो इसमें टूरिस्ट भी आते हैं, तो जैसे ही टूरिस्ट आते हैं तो आप बोलोगे भाई मैं बेनिफिट किसको दूंगा? वो जो इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट हैं उन्हें, ठीक। जो इंडियन ओरिजिन के टूरिस्ट नहीं है मैं उनको बेनिफिट कम से कम दूंगा। भाई मेरे लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं, वो बेटर है ना, ठीक। अब मैं ऐसा बेनिफिट वगैरह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। इसके आगे हमें समझ में आएगा कि हम ये बेनिफिट की बात क्यों कर रहे हैं। एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट को छोड़ दो। अब आते हैं हम कि इनके लिए ड्यूटी फ्री क्या है। ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर इज कमिंग, ये लोग कहीं से भी आ सकते हैं अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, और यही हमारा रूल नंबर 4 बनाता है। इसी के कारण 3 और 4 में डिफरेंस है, ठीक। नेपाल, भूटान या म्यांमार, कहीं इसके अलावा कोई भी कंट्री जाता है तो ये वाले रूल अप्लाई होते हैं, ठीक। तो NBM को हमको हर जगह छोड़ देना है, NBM, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक। ये 3 देशों को छोड़ दो। अब हो सकता है इसके लिए कुछ अच्छे भी चीज़ें हुई हों या बुरी भी हुई हों, कुछ भी हो सकती है, अब वो हम आगे देखेंगे। तो आर्टिकल्स अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटी, कौन से ऐसे आर्टिकल है जिस पे हम कोई ड्यूटी नहीं लेंगे? तो सबसे पहले पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल सोवेनियर्स, ठीक। इसके लिए मिनिमम पीरियड होता है, ठीक। वहाँ हमने देखे थे कि पर्सनल इफेक्ट के लिए या फिर पर्सनल इफेक्ट के लिए तो हम क्या डिसाइड करते थे? मिनिमम पीरियड। लेकिन सोवेनियर्स के लिए हम क्या डिसाइड करते थे? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ड्यूटी फ्री है वो अगर वो यूज पर्सनल इफेक्ट है या फिर ट्रेवल सोवेनियर्स है, तो पूरी तरह से ड्यूटी फ्री है। अभी ऐसा बोल लो चलो, लेकिन एक्चुअली इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक। अभी ऐसा बोल देते कि यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रेवल सोवेनियर्स जो भी लेके आ रहा है वो पूरी तरह से ड्यूटी फ्री है। फिर एंड, बीच में क्या लिखा? एंड आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ 50,000, आर्टिकल्स अप टू द वैल्यू ऑफ ₹50,000। देखो हमने 2 चीज़ बोले थे कि टाइम पीरियड तो इसके लिए कुछ नहीं बताया, जो भी आप यूज है वो ले आप, सब ड्यूटी फ्री है। आर्टिकल्स अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹50,000 एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स मेंशन्ड इन एनेक्जर 1,
एनेक्जर 1 वाले को आर्टिकल को छोड़ दो। इफ कैरीड ऑन इन पर्सन और इन अकम्पनीड बैगेज ऑफ द पैसेंजर, यानी या तो उसने बैग में भर के लाया हो या तो हाथ में पकड़ के लाया हो, ठीक है। कैरीड ऑन इन पर्सन और इन बैगेज 50,000 तक के आर्टिकल्स आपको फ्री हैं, ठीक। अगर आप कहाँ से आ रहे हो, अदर देन ये 3 कंट्री से, दुनिया भर से कहीं से भी आ रहे हो तो, ठीक है। और कौन कौन आ सकता है, देखो सबसे पहले मेरे अपने लोग, मतलब इंडियन रेजिडेंट। दूसरे ऐसे लोग जो कि मेरे अपने हैं लेकिन वो फॉरेनर्स है, मतलब फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक। यानी ऐसे लोग जो मेरे अपने नहीं हैं लेकिन वो मेरे अपने हो गए हैं क्योंकि वो मेरे देश में रहते हैं, तो फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। तीसरा, जो लोग मेरे देश आ रहे हैं टूरिस्ट लेकिन वो मेरे इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल 3 में पार्ट 2 अपन देखना है। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ये ओरिजिन कहाँ का है इनका, फॉरेन का। और इसमें भी इन्फेंट को हटा दो, इन्फेंट को हम हर जगह हटा रहे हैं, ठीक। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन एक्सक्लूडिंग इन्फेंट, ठीक है। अगर कोई टूरिस्ट है लेकिन वो इंडिया का नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा था, जो भी टूरिस्ट था वो इंडियन ओरिजिन का, तो भाई बचे ही तो वही लोग हैं ना जो टूरिस्ट, जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं है, तो बस वही यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया हमको। एनी कंट्री अदर देन, ये तो सिमिलर है। इनके लिए देखो बेनिफिट कितना होगा, केवल और केवल 15,000, तो हमने बेनिफिट उसी को देंगे ना जो हम अपने लोग हैं। एक्सक्लूडिंग आर्टिकल्स इन एनेक्जर 1, इसको छोड़ के। इफ कैरीड ऑन इन पर्सन, यानी हाथ में लेके आया या बैग में लेके आया, ठीक। अब आया रूल नंबर 4, ठीक। हमने रूल नंबर 3 में क्या पढ़े, 3 में हमने पढ़े कि जो लोग हमारे इंडियन रेजिडेंट में अपने तो अपने होते हैं, और तीसरे में हमने क्या पढ़े कि पार्ट 2 में क्या पढ़े थे हमने कि तुम हमारे नहीं हो। तो पहले वाले में क्या, कौन सा नाम है, अपने, और दूसरे वाले में है पराए, ठीक। ये है कौन, अपने, और ये लोग हैं पराए। तो पराए लोगों को आप कम ही एग्जाम्पशन दोगे, ठीक है। अब आते हैं अपन रूल नंबर 4 में, ये क्या बोलता है। अब देखो अपने भी हो गए, पराए भी हो गए, बच्चे बस वो नेपाल भूटान वाले। तो नेपाल भूटान से जो लोग आ रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे, तो उनको आप अपने बोलोगे या पराए बोलोगे, ये हम देखते हैं। देखो पहले हम देखते हैं कि उनको क्या मिल रहा है, तो उनको क्या है, 15,000 वाला बात है, ठीक है। जो इनको है वही उनको है, तो फिर मुझ में और तुम में अंतर क्या है। तो इंडियन रेसिडेंट और फॉरेन रेसिडेंट इन इंडिया और टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट। अभी देखो यहाँ पर वर्ड क्या यूज हो गया, टूरिस्ट, चाहे वो इंडियन ओरिजिन का हो या इंडियन ओरिजिन का ना हो, ठीक। इंडियन रेसिडेंट, फॉरेन रेसिडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट एक्सक्लूडिंग एन इन्फेंट, ठीक है। अगर ये लोग नेपाल भूटान या म्यांमार से आ रहे हैं तो ये पर्सनल इफेक्ट सब हटा दो, बाकी 15,000 इफ कैरीड ऑन, चाहे वो हाथ में लेके आए या बैग में। ऑन अराइविंग बाय लैंड, और अगर ये लोग लैंड से आ रहे हैं तो ओनली एंड ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट, तो ड्यूटी फ्री है, ठीक। ओनली यूज पर्सनल इफेक्ट, बाकी सब टैक्सेबल है। किसके लिए, म्यांमार वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए और भूटान वालों के लिए। अब एक चीज़ सोचो कि मैं नेपाल तो मैं जा सकता हूँ ना, कोई भी, मैं रेसिडेंट इन इंडिया हूँ और मैं जा रहा हूँ कहाँ, नेपाल, ठीक। और मैं नेपाल से वापस आ रहा हूँ, तो जो भी मेरे यूज पर्सनल इफेक्ट हैं वो सब ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, ठीक। और केवल 15,000 तक के मैं आर्टिकल्स ले जा सकता हूँ, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल चीज़ है ना। अगर मुझे नेपाल घूमने जाना है तो मैं क्या हो गया, इंडियन रेसिडेंट, ठीक। मैं जा रहा हूँ कहाँ, नेपाल भूटान या म्यांमार, ठीक है। मैं नेपाल ही जा रहा हूँ मान लो, तो मैं अगर नेपाल जा रहा हूँ तो मेरे को जो भी मेरे पर्सनल इफेक्ट हैं वो सब ड्यूटी फ्री हो गए, और ट्रेवल सोवेनिर्स भी ड्यूटी फ्री हो गए। तो फिर टैक्सेबल क्या है, 15,000 के ऊपर अगर मैं कोई भी आर्टिकल ले जा रहा हूँ, ठीक है, 15,000 के ऊपर अगर मैं कोई भी आर्टिकल ले जा रहा हूँ तो वो टैक्सेबल है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर ऊपर हेडिंग क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी मैं नेपाल से वापस आ रहा हूँ, मैं यहाँ से नेपाल नहीं जा रहा हूँ, जब मैं नेपाल से आ रहा हूँ वापस तब के लिए ये रूल्स हैं, ठीक है। यानी सामने वाला जब मेरे देश में आ रहा है उस समय हम ड्यूटी लेंगे, जब यहाँ से वहाँ जा रहा है उसकी बात अभी फिलहाल नहीं की गई है, ठीक ठीक, क्योंकि वो तो सामने वाला देश बताएगा ना, तुम वहाँ से जो लेके आ रहे हो वो टैक्सेबल है या नहीं। तो अभी अगर आप वहाँ से यहाँ आ रहे हो
तो यूज पर्सनल इफेक्ट आप ला सकते हो, ये सब ला सकते हो, लेकिन आर्टिकल्स अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹15,000 ही आप ला सकते हो। अब जो हमने छोड़ दिए थे, किसे छोड़ दिए थे? इन्फेंट को, छोटे बच्चे को, 2 साल से कम के बच्चे को, उसके लिए केवल और केवल यूज पर्सनल इफेक्ट विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री, केवल और केवल यूज पर्सनल इफेक्ट। अब भाई छोटा सा बच्चा क्या ले जाएगा? उसका सामान होगा खेलने वेलने का और कपड़े, यूज पर्सनल इफेक्ट। अब वो थोड़ी कोई आर्टिकल लेके आएगा, ठीक है। और इन्फेंट का मतलब हमें बता दिया 2 ईयर्स से कम। रेसिडेंट मतलब पर्सन होल्डिंग अ वैलिड पासपोर्ट इशूड अंडर पासपोर्ट एक्ट एंड नॉर्मली रिसाइडिंग इन इंडिया, ठीक। टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया। टूरिस्ट कौन है? जो कि नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, जो कि इंडिया को आता है फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स, केवल 6 महीने से कम रहने का स्टे के लिए आता है वो, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ एनी 12 मंथ्स पीरियड फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस, नॉन इमिग्रेंट पर्पसेस के लिए वो आता है किसी भी 12 महीने के पीरियड में 6 महीने से कम के लिए। पर्सनल इफेक्ट मीन्स थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग डेली नेसेसिटी बट नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ज्वेलरी इंक्लूड नहीं होती है पर्सनल इफेक्ट्स में, नॉट इंक्लूड ज्वेलरी, ठीक। अभी जितना प्राइमरी समझ में आ गया ओके, अब उसके बाद जो भी होगा अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी जितना समझ में आ गया ना उतना काफ़ी है, मैक्सिमम हमने समझने की कोशिश, क्योंकि ऑफकोर्स ये डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हमने रूल 3 और 4 देख लिए थे, 3 में 2 पार्ट के लिए थे और 4 सिंगल था नेपाल वालों के लिए। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ज्वेलरी की, जो कि है रूल नंबर 5। देखो यहाँ पर हमने ज्वेलरी को अलग कर लिया था पर्सनल इफेक्ट में, अब हम यहाँ पर ज्वेलरी की बात करें। क्लास ऑफ पैसेंजर, ठीक है। कौन से पैसेंजर? रूल नंबर 5 में पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड, जो लोग बाहर रह रहे हैं कितने देर के लिए? फॉर मोर देन 1 ईयर, जो लोग 1 ईयर से ज़्यादा के लिए बाहर रह रहे हैं किसी भी कंट्री में। अब यहाँ पर नेपाल वो कुछ नहीं, ठीक है। तो उनके लिए अलाउड कितना है ड्यूटी फ्री? देखो अब सिंपल देखो, मैन के पास ज्वेलरी ऑफ कोर्स कम होगी, है ना, मैन के पास ज्वेलरी कम होगी और वुमेन के पास हमेशा ज्वेलरी ज़्यादा होगी। अगर ऐसे नहीं याद होते तो हम एम ऐसे लिखते हैं और उसमें कम वाला साइन भी ऐसे आ रहा है, तो मैन के पास कम होगी और वुमेन के पास ज़्यादा होगी। तो ये कम ज़्यादा, अब अपने को यहाँ से एक चीज़ याद करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस में ज़्यादा किस में कम। ऊपर अभी तक अपन ने केवल दो प्रकार याद किए, 50,000 और 15,000, ठीक। अपने लोगों के लिए 50,000 था और बाकी लोगों के लिए 15,000 था, है ना, यही था ना। हाँ यही था। ये देखो, इंडियन रेसिडेंट जो बाहर से आ रहा हो, फॉरेन रिसाइडिंग इंडिया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, बस। मतलब अगर कोई फॉरेनर आ रहा है ऐसे ही, ठीक, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन अगर आ रहा है कहीं भी और से, तो मेरे लिए ये सब टैक्सेबल है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इसमें तो सभी कवर हो गए, ठीक है। कैसे हुए नहीं हुए वो हम क्वेश्चंस करेंगे तभी समझ आएगा, ऐसे उसको समझना बड़ा मुश्किल है। अब देखते हैं कि वुमेन और मैन के लिए ज्वेलरी का क्या है। सबसे पहले इसमें हमको याद रखने वाला पॉइंट ये है, मोर देन 1 ईयर है तो ही फिर ये ड्यूटी फ्री और ड्यूटी लगेगा, नहीं तो वो सब ड्यूटीएबल है। अगर वो 1 साल से ज़्यादा अब्रॉड रह रहे हैं तो सबसे पहले अगर वो लेके आ रहे हैं क्या? ज्वेलरी, तो भाई मैन ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 का ज्वेलरी, 20 ग्राम की ज्वेलरी ला सकता है, और या फिर उसकी वैल्यू 50,000 तक हो, ठीक। वुमेन के लिए इसको जस्ट डबल कर दिया और कुछ नहीं, 20 से वो 40 ग्राम्स हो गया और वैल्यू 1 लाख हो गई, ठीक। इतने ही है। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस, अभी देखो हमने रूल नंबर 5 देखे, अब हम रूल नंबर 6 देख रहे हैं। 3, 4, 5 और अब आ गए रूल नंबर 6 में। अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन अ प्रोफेशन अब्रॉड, ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि किसी प्रोफेशन में है बाहर, या फिर वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपना रेसिडेंस इंडिया में। बाहर किस लिए गया है? प्रोफेशन के लिए, ठीक है। बिजनेस वर्ड यूज़ हुआ है क्या? नहीं। जो कि बाहर किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपना रेसिडेंस कहाँ पर? इंडिया में। विल बी अलाउड ड्यूटी फ्री, उसको हम ड्यूटी फ्री क्लियरेंस दे देंगे। भाई तुम परदेसी और हमारे यहाँ आ रहे हो तो ऑफकोर्स स्वागत है,
ऑन हिज रिटर्न इन मैनर गिवन इन अपेंडिक्स बिलो, इस मैनर में उसे एग्जेम्पशन मिलेगा ड्यूटी फ्री वाला. दिस अलाउंस वुड बी इन एडिशन. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये जो अलाउंस है ये एडिशन में है. ठीक, 50,000 का आर्टिकल तो जो आप ला सकते हो ले आओ, उसके अलावा आपको ये वाला एग्जामेशन मिल रहा है. ठीक है. अच्छा, तो किसको मिलेंगे ये? जो भी प्रोफेशन में हो बाहर और वो रेसिडेंस अपना ट्रांसफ़र कर रहा हो इंडिया में. ठीक. ड्यूरेशन ऑफ स्टे अब्रॉड, अगर वो 3 महीने से 6 महीने तक बाहर रहा हो. ठीक. तो और फिर वो वहाँ पर बाहर क्यों रहा हो? अपना प्रोफेशन करता हो. घूमने गया और बाहर आओ तो थोड़ी उसको मिलेगा. वो अपना प्रोफेशन कैरी ऑन करता हो बाहर. तो पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्जर 1. अभी ये एनेक्जर अपन बाद में देखेंगे. ठीक है. तो नॉर्मली जो भी उसके पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं अदर देन जो भी एनेक्जर 1 या फिर 2 में मेंशन है उनको छोड़ दो. उसके अलावा उसको कितना मिल जाएगा? लेकिन एनेक्जर 3 वाले इंक्लूड करके उसे कितना मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ 60,000. कितना है? 60,000. और कंडीशन क्या है? वो इंडियन पैसेंजर होना चाहिए. बस वो इंडियन पैसेंजर होना चाहिए. नेक्स्ट, अगर वो 6 महीने से 1 साल के लिए रहा है. देखो 3 से 6 के लिए 60,000, 6 से 1 के लिए 1,00,000. कितना है? 1,00,000. और वही है 1 2 3 4. कंडीशन भी वही है. अब वो मान लो कि एक मिनिमम स्टे ऑफ 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स. ठीक है. पिछले 2 सालों में, अभी हम कहाँ पहुँचे थे? वो 6 से 1 साल के लिए रहा हो अप टू 1. अब यहाँ पर अगर वो पूरा पूरा 1 साल रहा हो ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल में से वो 1 साल कम से कम रहा हो बाहर. ठीक है, मतलब 1 से 2 साल तक ऐसा कह लो. ठीक. तो पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स पूरे के पूरे उसको मिल जाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 2,00,000 तक. ठीक. पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोस्त जो भी 1 में है या फिर 2 में है, लेकिन इंक्लूड कर लो 3 वालों को. ठीक. द इंडियन पैसेंजर शुड नॉट हैव बीन अवेल, उसने ये वाला एग्जामेशन अवेल ना किया हो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में. ठीक है, 3 सालों में, पिछले 3 सालों में उसने ये वाला एग्जामेशन अवेल ना किया हो. पिछले 3 सालों में उसने ये एग्जामेशन अवेल ना किया हो. अब मान लो कि वो कम से कम 2 साल रहा है पहले. ठीक है, सबसे पहले उसको 60,000 मिला, फिर 1,00,000 मिला, फिर 2,00,000 मिला. अब अगर वो 2 साल से ज़्यादा रहा हो, कम से कम 2 साल रहा हो बाहर या फिर उससे ज़्यादा, तो उसे पर्सनल इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट आर्टिकल्स अदर देन दोज 1 2 सेम चीज़ है 5,00,000. ठीक है. तो ऊपर 60 1 2 फिर 5, उतना ही है, इसमें याद रखूँगा. अब इसमें थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं. इसमें कितनी कंडीशंस हैं? 5,00,000 क्लेम करने के लिए 3 कंडीशन है. पहली, मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस. ये तो वही है जो हमने बोला था ना कि मिनिमम 2 ईयर्स के लिए उसको रहना है वहाँ पर. ठीक. देखो हम ये सेकेंड बॉक्स में कंडीशंस ही पढ़ रहे हैं. रिलैक्सेशन अभी किसी में कुछ नहीं आया, सब में बॉक्स मिलता है, इसलिए हमने उसकी बात भी नहीं की. अब इसमें आने वाला है. फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंडीशन कब कब उसको ये होगा. तो मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस. नेक्स्ट, टोटल स्टे इन इंडिया ऑन शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग द 2 प्रीसीडिंग ईयर शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स. मतलब देखो उसको कम से कम 2 साल बाहर रहना है ना. मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अराइवल और ट्रांसफर. ठीक. लेकिन जो टोटल स्टे उसका इंडिया में रहा है, अगर वो शॉर्ट विजिट के लिए आया है, ठीक, शॉर्ट विजिट के लिए आया है वो, मतलब मान लो कि वो 11-12 सालों से बाहर ही रह रहा है. ठीक है, तो 2 साल तो ऑफकोर्स उसके कंप्लीट हो ही गए होंगे. लेकिन मान लो कि वो शॉर्ट विजिट पर आया है. ठीक है, ही हैज़ अ शॉर्ट विजिट ऑफ इंडिया. तो ये जो शॉर्ट विजिट है ना ड्यूरिंग दोज 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, उन दो सालों में जो भी उसकी शॉर्ट विजिट है वो 6 मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए. फिर उसने ये वाला एग्जाम्पशन, पैसेंजर हैज़ नॉट अवेल दिस कंसेशन इन प्रीसीडिंग 3 ईयर. पिछले 3 सालों में उसने ये एग्जाम्पशन नहीं अवेल किया. और ऊपर भी यही था, द इंडियन पैसेंजर शुड नॉट हैव अवेल दिस कंसेशन. The shortfall of up to 2 months in stay abroad can be condoned by the Deputy Assistant Commissioner. देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया
द शॉर्टफॉल ऑफ अप टू 2 months इन स्टे अब्रॉड कैन बी कंडोन, मतलब हो सकता है कि वो 2 साल ना रह पाया हो, तो अगर वो 22 महीने भी रहा हो बाहर तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कौन करेगा? डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। अगर रीज़न फॉर अर्ली रिटर्न क्या हो? टर्मिनल लीव और वैकेशन बीइंग अवेल्ड ऑफ बाय द पैसेंजर, मतलब टर्मिनल लीव पे आ गया हो या फिर वैकेशन के लिए आ गया हो, या फिर कोई एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, या फिर कोई भी और स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हो जिसके लिए रिटर्न में राइटिंग में हो। वो द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में कंडोन शॉर्ट विजिट। अब देखो ये तो पहला क्लॉज हो गया कि उसको 2 साल तक रहना है, और इसका एक्सेप्शन क्या है? 2 महीना। ठीक, 2 साल की जगह आप 22 महीने भी रहो तो भी चल जाएगा, अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर उसको 2 केसेस में दे अप्रूवल, जो कि पहला केस है टर्मिनेशन या फिर वैकेशन, और दूसरा केस है सिंपल अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो जिसका रीजन रिकॉर्डेड हो। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि टोटल स्टे इन इंडिया, है ना, ड्यूरिंग द शॉर्ट विजिट ड्यूरिंग द 2 preceding ईयर शुड नॉट एक्सीड 6 months, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब एक्सेप्शन होगा कि वो 6 मंथ से ज़्यादा का हो सकता है। कब? द प्रिंसिपल कमिश्नर में कंडोन द शॉर्ट विजिट इन एक्सेस ऑफ 6 months इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, केवल और केवल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो दे सकता है। और इस वाले के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, किसके लिए? 3 years वाले के लिए। इतना ही था इसमें। अब अपन आते हैं इसमें करेंसी, जो कि है रूल नंबर 7। अभी अपन ने 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, अब आ रहे हैं हम 7। करेंसी, द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी अंडर दीज रूल्स शैल बी गवर्न इन अकॉर्डेंस विद फेमा। तो हमको यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है, फेरा सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट, FEM, हाँ फेमा के रेगुलेशन है ये। ओके नेक्स्ट, अनअकम्पनीड बैगेज। देखो हमने ऊपर ही पढ़े थे कि बैगेज इंक्लूड करता है अनअकम्पनीड बैगेज को, लेकिन एक्सक्लूड करता है व्हीकल्स को, मोटर व्हीकल्स को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अनअकम्पनीड बैगेज क्या होते हैं? द वेरियस प्रोविजंस इन द अबव रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू अनअकम्पनीड बैगेज। ठीक, सभी टाइप के रूल्स जो भी यहाँ पर लिखे हैं वो सब अनअकम्पनीड बैगेज पर अप्लाई होते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, अगर कहीं वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड हो, जो कि अभी तक हमें नहीं दिखे। इफ अनअकम्पनीड बैगेज हैड बीन इन पोजेशन या फिर अब्रॉड, हैड बीन इन पोजेशन अब्रॉड, यानी वो बाहर पोजीशन में था, ऑफ द पैसेंजर एंड इज डिस्पैच्ड विद इन 1 month ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया और फर्दर पीरियड एज डेप्यूटी में अलाउ। मतलब देखो हम तो आ गए इंडिया में, अब अनअकम्पनीड बैगेज क्या है कि हमारा बैगेज छूट गया जैसे बाहर, ठीक है, तो अगर उसके 1 month ऑफ हिज अराइवल के वो आ जाता है तो फिर देखो एक बार फिर से इसको देखो, द वेरियस प्रोविजंस इन द अबव रूल आर आल्सो एप्लीकेबल टू अनअकम्पनीड बैगेज। ठीक है, हर रूल और सब चीज़ इस पर एप्लीकेबल है, अनलेस स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया वो। ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर से डेफिनेशन, अब ये अनलेस स्पेसिफिकली वाली चीज़ को छोड़ दो, अभी शुरू से फिर से देखो, द वेरियस प्रोविजन इन अबव रूल्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू अनअकम्पनीड बैगेज इफ अनअकम्पनीड बैगेज हैड बीन इन पोजीशन अब्रॉड ऑफ द पैसेंजर एंड इज डिस्पैच्ड विद इन 1 month ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया, या फिर अगर कोई और टाइम उसको अलाउ कर दिया गया। ठीक, तो यदि वो 1 month में आ जाता है, उसके अराइवल के 1 month में वो बैगेज इंडिया में आ जाता है, तो हर रूल जो कि नॉर्मली एप्लीकेबल है वो इस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। द सेड अकम्पनीड बैगेज कैन ऑल्सो लैंड इन इंडिया अप टू 2 months बिफोर द अराइवल ऑफ पैसेंजर, मतलब 1 month बाद या फिर 2 month पहले भी वो भेज सकता है, भाई उसने अपना सामान भेज दिया। ठीक, however if the passenger is not able to arrive in India within 2 months, अब मान लो कि उसने सामान तो भेज दिया लेकिन वो नहीं आया ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, लेकिन उसके लिए सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड हिज कंट्रोल होने चाहिए, है ना, जैसे कि इलनेस हो सकता है या फिर फैमिली का कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, डिस्टर्ब कंडीशन हो जाए, डिस्टर्बशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल अरेंजमेंट इन दैट कंट्री एटसेट्रा, तो फिर ये पीरियड को 2 मंथ से 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये इसमें नहीं लिखा है। ठीक, क्या वो ड्यूटी फ्री होगा ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है इसमें, केवल क्या लिखा है, द वेरियस प्रोविजंस in the above rules are also applicable to unaccompanied baggage, यानी unaccompanied baggage को भी हर वो 50,000 वाला रूल लगेगा, 15 वाला लगेगा, 60,000 वाला लगेगा, अनलेस कि वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं कर दिया गया।
ठीक, इफ अनअकम्पनीड बैगेज हैड बीन इन पोजेशन अब्रॉड, लेकिन वो उसके पोजेशन में रहा हो कहाँ, बाहर, ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, अनअकम्पनीड बैगेज पैसेंजर का ही हो और वो डिस्पैच हो गया विद इन 1 मंथ ऑफ हिज अराइवल इन इंडिया। नेक्स्ट क्या बात करते हैं हम, क्रू बैगेज की। क्रू बैगेज क्या होता है? These baggages rules are also applicable to the members of the crew engaged in foreign going conveyance for importation of their baggage when they are finally paid off on termination of their engagement। मतलब जो हमने अभी तक बैगेज रूल्स पढ़े हैं वो क्रू बैगेज के लिए भी अप्लाई होते हैं। इंगेज इन फॉरेन, जो फॉरेन जा रही है ना वो वाली कन्वेंस के लिए, ठीक है, कौन सी, फॉरेन गोइंग कन्वेंस फॉर importation of their baggage when they are finally paid off on termination of their engagement। जब वो फाइनली पे ऑफ होते हैं, जब उनका एंगेजमेंट खत्म होता है, उसी समय इन पर हम ये सब रूल लगा के चार्ज लेंगे, लेकिन इन्हें एक थोड़ा सा स्पेशल एग्जाम्पशन दिया गया है। However, other crew members of the vessel and aircraft will be allowed to bring items like chocolate, cheese, cosmetics and other petty gifts items for their personal or family use for a value not exceeding 1500। तो 1500 रुपये का इन्हें एग्जेम्पशन दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है, दीज बैगेज रूल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ क्रू इंगेज इन फॉरेन गोइंग कन्वेंस, बाहर जाने वाली कन्वेंस के लिए फॉर इम्पोर्टेशन ऑफ देयर बैगेज, ठीक है, when they finally paid off on termination of their engagement, ये है। लेकिन however other crew members of the vessel and aircraft, other crew member कौन है हमें नहीं मालूम, will be allowed to bring items like, पता नहीं, हम तो ये मानते हैं कि भाई क्रू मेंबर को 1500 का दे दिया गया है। फैमिली में कौन कौन आएगा, जो भी सेम हाउस में रहता है, इंक्लूड्स ऑल पर्सन हु आर रिसाइडिंग इन द सेम हाउस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट, ठीक। गुड्स लिस्टेड इन एनेक्जर 1, 2 और 3 में। अब अपन आते हैं 1, 2 और 3 में क्या क्या दिया था। देखो वो जो हमने ऊपर रूल पढ़े थे ना 3, 4 और 6, उसी में तो एनेक्जर 1 की कुछ चीज़ें थी, 2 की कुछ चीज़ें थी और 3 की थी। मैक्सिमम क्या होता था, जब कोई अपना रेसिडेंट शिफ्ट कर रहा था तो 1 और 2 को हम एक्सक्लूड कर देते थे, है ना, किसमें, पर्सनल बिलोंगिंग्स में, और 3 वाले को हम ले लेते थे, ठीक, 3 वाले को हम ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जब 1 की बात हो रही है एनेक्जर 1 की, तो इसमें क्या लिखा है, 3, 4 और 6 तीनों में इसका यूज़ है। एनेक्जर 2 का यूज़ केवल 6 में है और एनेक्जर 3 का यूज़ केवल और केवल 6 में है, ठीक। तो फिर 1 ऐसे क्या है, तो 1 हमने 3 और 4 में भी देखे थे। तो 3 और 4 कौन से थे, वही जब कोई बाहर से यहाँ पर घूमने आता था तब। तो देखो उसमें क्या हमने लिखे थे कि यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल सर्विसेज एंड आर्टिकल्स अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹50,000, ये दो चीज़ें तो थी फुली एग्जाम, ठीक। आर्टिकल्स में एक्सक्लूड हो जाता था जो भी चीज़ें 1 में लिखी हुई है एनेक्जर 1 में, ठीक। एनेक्जर 1 में जो भी चीज़ें लिखी हैं वो 50,000 तक भी एग्जाम नहीं है, इफ़ कैरीड ऑन इन पर्सन, ठीक। वो तो आगे का सब सेम ही था, इसलिए हमने रूल 3, 4 में भी उसको देखा था। 3, 4 तो हमें एक जैसे हैं, अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या है भैया एनेक्जर 1 में कि वो हर जगह से एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक। एनेक्जर 1 में ऐसा क्या है कि वो हर जगह से एक्सक्लूड हो जाता है। फायर आर्म्स, गन लेके आओगे तो भैया थोड़ी आपको कोई 50,000 तक, वो तो 100% है। फिर कार्टिलेज ऑफ फायर आर्म जो 50 की लिमिट है, एक्सीडिंग 50, सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स और सिगार्स एक्सीडिंग 25 और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, ठीक है। वहाँ पर जो हमने एकदम एग्जैक्ट डाउट रेस किए थे ना कि सिगरेट्स के तो सिर्फ 100 पर दे दिया है लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं देता, तो सिगरेट अगर 100 से ऊपर है या फिर कार्टिलेज 50 के ऊपर है तो इन पे 100% लगता है। लेकिन सिगार जो है इन पर क्या होगा, तो सिगार एक्सीडिंग 25 पर कितना परसेंट लग जाएगा, 35% लगेगा। सिर्फ सिगरेट 100 से ऊपर होंगी तो 100% लगेगा, लेकिन सिगार और टोबैको 125 से ऊपर होंगी तो 35% ही लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 35%। अब एल्कोहलिक लिक्वर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, यानी आप थोड़ी बहुत वाइन तो ले जा सकते हो ऑफकोर्स, तो 2 लीटर्स तक की आप एल्कोहल ले जा सकते हो।
गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, ठीक है, अदर देन ऑर्नामेंट्स को हम अलग कर दिया है पहले से ही, ठीक। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, फ्लैट पैनल, मतलब एलसीडी या फिर एलईडी या फिर प्लाज्मा टीवी, ठीक। फ्लैट पैनल यानी कि ऐसे वाले टीवी, जो वो पीछे के डब्बे वाले टीवी नहीं, फ्लैट टीवी, ठीक है, चाहे वो प्लाज्मा के हों, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले हों, लाइट एलईडी हो या फिर प्लाज्मा टीवी हो, एलसीडी एलईडी या फिर प्लाज्मा टीवी, ये चीज़ें आपके उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 1 और 2 दोनों एक्सक्लूड कर दिया था 6 में, यानी कोई बाहर से आ रहा है तो उसको जो हम 60,000 की लिमिट देख रहे थे ना, उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं आ रही थी। ये देखो क्या लिख रहा था वो, एक कोई भी देख रहे, पर्सनल एंड यूज हाउस होल्ड आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 बट इंक्लूड आर्टिकल्स इन 3, ठीक। पर्सनल यूज में 1 और 2 को हमने हटा दिया था, तो 1 और 2 में 1 तो हमने देख लिया, तो खतरनाक चीज़ें हैं। तो 2 ऐसा क्या था कि इसको जब कोई रेसिडेंट शिफ्ट कर रहा है तो ये इसमें आ जाते हैं, तो वो हम अब भी देखते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि भैया ये बाहर से आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहला है कलर टेलीविज़न। यहाँ पर हमने फ्लैट टेलीविज़न देखे थे, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कलर टेलीविज़न, यानी कि जो बाहर से आ रहा है वो किसी भी टाइप का टीवी लाएगा तो वो उसकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट, वीडियो होम थिएटर, टीवी के जैसा है ये। डिश वॉशर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी अबव 300 लीटर्स और इट्स इक्विवेलेंट, यानी 300 से कम का आप ला सकते हो, 300 से ऊपर का नहीं ला सकते हो। डीप फ्रीजर, अब ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप बाहर से ला रहे हो तो उसको कैसे ड्यूटी फ्री दे देंगे, ऐसा सोचो ना। वीडियो कैमरा, टेलीविज़न रिसीवर, साउंड रिकॉर्डिंग, ये देख सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स ऑफ 35 mm एंड अबोव, 35 mm से ऊपर की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। सो गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का तो हमने अलग सेक्शन देखे हैं। उसके बाद एनेक्जर 3, तो अब जो बच गया वो सब एनेक्जर 3 में आ जाते हैं, यानी ये सब चीज़ें आप लाओगे तो वो 60,000 की लिमिट में इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी वो, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर और वीडियो टेलीविज़न रिसीवर, छोटी छोटी चीज़ें। अब ऊपर भी वीडियो जैसा कुछ था, वीडियो होम थिएटर था ये, लेकिन ये क्या है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर या फिर वीडियो टेलीविज़न रिसीवर और वीडियो कैसेट डिस्प्ले, वीडीपी जो भी हो, वीसी डीपी जो भी हो। डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, यानी कि जिसमें हम डीवीडी लगाएंगे, डीवीडी डीवीडी की बात कर रहा है ये, डीवीडी आप ला सकते हो, वो 60,000 में जाएगा। म्यूजिक सिस्टम आप ला सकते हो, एयर कंडीशनर ला सकते हो, माइक्रोवेव भी ला सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग मशीन भी ला सकते हो, फैक्स मशीन भी ला सकते हो, पोर्टेबल फोटोकॉपी वाली मशीन ला सकते हो, वॉशिंग मशीन भी हम ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कुकिंग रेंज, मतलब एलपीजी भी ला सकते हो आप, और इलेक्ट्रिक जो भी कुकिंग की रेंज है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या एलपीजी वाली हो, सब कुछ ला सकते हो। पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज है, पर्सनल कंप्यूटर, ये आगे काम आने वाला है इसलिए हम इसको टिक कर ले रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप वाले, लैपटॉप कंप्यूटर जो कि नोटबुक वाले हैं, ठीक। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा कि हम एक पर्सनल कंप्यूटर ला सकते हैं विदाउट दैट लिमिट, ठीक। लैपटॉप कंप्यूटर जो कि नोटबुक कंप्यूटर होंगे, ठीक। अब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ऑफ कैपेसिटी अप टू 300 लीटर्स और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो हमने ऊपर ऊपर देखो मैंने जो बोला था वही चीज़ यहाँ पर सही होगी। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्योंकि यहाँ पर 300 की लिमिट थी तो हमने बाहर कर दिए थे, लेकिन जैसे ही वो इसमें आ गई तो वो लिमिट हो गई कितने की, 300 लीटर्स या फिर उसके इक्विवेलेंट वाला है, तो ये इसको आप ऐसे सोचो कि ये 60,000 वाली लिमिट में आ जाएंगे, यानी कि अगर ये 60,000 तक है तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर ये 60,000 के ऊपर है तो फिर इस पर रेट कितना लग जाएगा, 35%। लेकिन मान लो लेकिन मान लो कि इन दोनों में से कोई चीज़ें कवर नहीं है, ठीक, इन दोनों में से कोई चीज़ें कवर नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस पर पूरे के पूरे पर वैल्यू पे ड्यूटी लग जाएगी 35%, ठीक। यहाँ पर देखो एनेक्जर 1 में ऐसा कहीं लिखा, अभी तो हमें नहीं देखा ना कि एनेक्जर 1 के हर आइटम पे 100% टैक्स लगता है, नहीं।
हमने तो बस ये देखा कि हाँ सिगार पे, क्योंकि वो नोटिफिकेशन से लगा था, कोई सेक्शन थोड़ी बोलता है कि इन तीनों चीज़ों पे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी चीज़ों पर आपको ड्यूटी कितनी लगेगी, 100%। और उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं थी, चाहे वो सिगार हो या ये टोबैको। अब इतने डिस्कशन के बाद याद तो रहना चाहिए एटलीस्ट। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो मैं पहली बता दे रहा हूँ, इसमें जो हमने ऊपर पढ़े क्वेश्चन में वो चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें सिखाने के लिए दिए हैं, ठीक है, हमसे टेस्ट लेने के लिए नहीं है, हमको सिखाने के लिए सवाल दिए गए हैं। तो हम उसके पीछे नहीं पड़ते कि अरे ये तो ऊपर लिखा नहीं था, पेपर में भाई नहीं आए। जो इसमें लिखा है ना वो सिखाने के लिए आपको अलग से बता दिया, जो आपके लिए रेलिवेंट नोटिफिकेशन है। मिस्टर सुजॉय एन इंडियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कौन है ये, मिस्टर सुजॉय, जो कि क्या है, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है। ठीक, देखो हमने ऊपर एक चीज देखे थे कि वो केवल और केवल प्रोफेशनल के लिए था अगर वो बाहर आ रहा है, अब यहाँ पर वो एंटरप्रेन्योर है। वेंट टू लंदन टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अब वो देखो बिजनेस कर रहा है, लेकिन हमने तो बोले थे कि वो ड्यूटी फ्री वाले रूल्स केवल प्रोफेशनल के लिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है वो। वेंट टू लंदन टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑन 1/4/2020। हिज वाइफ ऑल्सो ज्वाइन हिम इन लंदन आफ्टर 3 months। ठीक, ये कब गया, ये गया 1/4/2020 को। और उसकी वाइफ कब गई, वन, देखो 3 मंथ्स बाद, यानी अप्रैल मई जून, यानी ये लगभग 1 जुलाई को गई, तो ये 9 महीने के मतलब सॉरी, ये 3 महीने बाद गई। ठीक, द फॉलोइंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय देम विद कस्टम अथॉरिटीज ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया। और ये वापस कब आए, 15/4/2021 को, यानी ये जो उसका हस्बैंड था, ठीक है, हस्बैंड था वो तो 1 साल के बाद वापस आया। ठीक, और जो वाइफ थी वो 1 साल के पहले वापस आई, क्योंकि ये 3 महीने बाद गई थी ना। तो अब वो आते समय अपने साथ क्या क्या लेके आए, यूज पर्सनल इफेक्ट ऑफ 80,000, टू म्यूजिक सिस्टम ईच वर्थ 50,000। ठीक, फिर उसके बाद ज्वेलरी लेके आए वो 48,000 की, ये वाला ले आया, और ये वाइफ ले आई 96,000 की। तो अब अपने को बताना है कि रेफरेंस टू बैगेज रूल्स कितनी उन्हें कस्टम ड्यूटी पे करना है। तो सबसे पहले देखो पर्सनल इफेक्ट, अब हम नीचे वाले में छोड़ देते, वो रेसिडेंस थोड़ी अपना ट्रांसफर कर रहे हैं। जो रेसिडेंस वाली बात थी वो हम यूज़ करेंगे क्या, आप ये बताओ। मुझे नहीं लगता कि हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक, ये तो हमारे लिए इंडियन रेसिडेंट है जो वापस आ रहे हैं, तो बस उनको उतना ही मिलेगा। और वो वाले जो रूल्स थे वो एडिशन में थे, उसको छोड़ दो। सबसे पहले पर्सनल इफेक्ट कितने के लेके आ रहे हैं वो लोग, 80,000 के। तो क्या क्या एग्जाम के, देखो अब अपन सीधे रूल में चलते हैं कि आखिर पर्सनल इफेक्ट कितने थे। तो पर्सनल इफेक्ट मुझे तो याद है, फुल्ली एग्जाम थे, ऐसा हमने पढ़े थे, लेकिन क्या वो चीज़ सही है यहाँ पता चल जाएगा। ठीक, तो यूज पर्सनल इफेक्ट फुल्ली एग्जाम थे कहीं से भी अगर आप आ रहे हो तो, और इनके लिए भी एग्जाम थे। तो ये वाला अगर हम उनको भूल भी जाते हैं तो ये तो पूरा का पूरा 80,000 हमारे लिए एग्जाम है ही। ठीक, तो देखो अब आंसर में क्या है, एज पर रूल 3, ठीक है हम सही जगह गए थे। एन इंडियन रेसिडेंट अराइविंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन, हाँ ये हम चेक करना भूल गए थे, लेकिन ठीक है अभी तो हम बच गए, लंदन गए थे, म्यांमार वगैरह से नहीं आ रहे हैं। ठीक, shall be clearance free duty articles his bona fide, that is to say use personal effect and travel souvenirs and articles other than certain specified up to a value of rupees 50,000 if these are carried on person or in accompaniment. Thus there is no custom duty on, ठीक है, मतलब हमने एकदम सही समझे थे। Thus, the duty liable to Mr. is nil for use personal effect worth rupees 80,000 and two music system each worth rupees 50,000। अभी हमने म्यूजिक सिस्टम की बात नहीं किए थे, इसको छोड़ दिए थे। तो म्यूजिक सिस्टम किस में आ गए, म्यूजिक देखो 80,000 तो फुल्ली एग्जाम था, इस पर तो ड्यूटी जीरो आ गई। लेकिन अब ये जो म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम कहाँ आते हैं, देखो हमने एक्सक्लूड किसको किए थे, आर्टिकल्स ऑफ 1 को, बाकी 3 4 रखते रहो कोई दिक्कत नहीं है। है ना, जब हम ये देख रहे थे तो हम किसको एक्सक्लूड करते थे, वो 50,000 की वैल्यू में से। तो हम सिर्फ उसको एक्सक्लूड करते थे जो हमारे काम के आर्टिकल्स नहीं थे, लेकिन बाकी के सभी आर्टिकल्स को हम 50,000 की वैल्यू में ले लेते थे। तो अब ये हमारे आर्टिकल्स कौन से हैं, ये तो हमारे वो आर्टिकल्स हैं ना जो 50,000 की लिमिट में आते हैं। तो उसने दो 50,000 के लेके आए दोनों लोग, और ये हर लिमिट अपने अपने लिए थी। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 50,000 दोनों जीरो हो गए, तो इस पे भी ड्यूटी कितनी हो गई, जीरो। ठीक, देखो दो चीज एग्जाम थी, पर्सनल इफेक्ट
बाकी आर्टिकल्स 50,000 तक, पर्सनल इफेक्ट फुल्ली जीरो थे और बाकी आर्टिकल्स अप टू 50,000। बाकी आर्टिकल्स में ही ये 50,000 आ गए, तो 50,000 दोनों अपने अपने लेके आए, इसलिए फुल्ली एग्जाम्प्ट हो गया। अब आती है ज्वेलरी। ठीक, ज्वेलरी ब्रॉड बाय मिस्टर सुजॉय वर्थ रुपीज, देखो हमने बोले थे कि भैया जो मैन होगा उसके लिए कितना एग्जाम्पशन मिलेगा आपको, 20 ग्राम्स तक और वैल्यू 50,000 की, तो इसकी वैल्यू 48,000 है और 20 ग्राम से ये। ठीक, लेकिन जो उसकी वाइफ है उसने कितने के लेके आई, 96,000 के, और वाइफ के लिए 1 लाख का हो जाता था। तो इसका मतलब है अगर हम ऐसा बोलें तो भैया ठीक है कि दोनों को ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन चलो आंसर देखते तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है कि जेंटलमैन के लिए जो भी है वो 50,000 तक है, ये यहाँ तक तो हमने लिख लिया। हाउएवर ज्वेलरी अलाउंस इज एप्लीकेबल ओनली टू अ पैसेंजर रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आप 1 साल से ज़्यादा बाहर रह रहे हो ना तो ये एग्जाम्प्ट है, नहीं तो नहीं। तो इसमें 1 साल से ज़्यादा कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेंटलमैन, मतलब उसका हस्बैंड। तो consequently there is no duty liable on jewelry brought by Mr. Sujoy as he has stayed abroad फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, और फिर वेट वाले क्राइटेरिया वो भी फॉलो करा है। लेकिन वाइफ को ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, शी हैड स्टेड अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, थस शी हैज टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ ज्वेलरी ब्रॉड बाय हर एज शी हैज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड द। हाँ ठीक है, अब उसने अब ये आप ऐसे नहीं बोल सकती वो जनरल लिमिट से भी बाहर हो गई। ठीक, अब हम जो है ना ज्वेलरी के थोड़ा सा डीप में चलते हैं। देखो ज्वेलरी के बारे में हमने सब इतना देखे थे कि हाँ मैन के लिए इतना एग्जाम्प्ट है, वुमेन के लिए इतना एग्जाम्प्ट है, लेकिन 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 अब ज्वेलरी ऊपर की 50,000 में आती है या नहीं, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा। तो हाँ वो आएगी। ठीक है, थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाएं तो देखो हम जो कंक्लूजन होते हैं ना कि देखो हमने तो आर्टिकल 2 में भी ज्वेलरी जैसी चीज़ें देखी थी, फिर एनेक्सर 3 में भी हमने ज्वेलरी जैसी चीज़ें देखी थी, लेकिन 2 और 3 की तो बात ही नहीं करना है ना हमें रूल रूल नंबर 3 और 4 में। सिर्फ ये जो खतरनाक आइटम है इनको हटा दो, लेकिन इन खतरनाक आइटम्स में भी हमारे पास गोल्ड और सिल्वर आता था। गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म, ये मतलब हमें वो 50,000 की लिमिट में नहीं लेना है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को हमको 50,000 की लिमिट में नहीं लेना है इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स। ठीक है, मतलब गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह हो सकती हो तो वो 50,000 में आ जाएगी। ठीक, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह 50,000 में आ जाएगी। कौन सा 50,000 की बात कर रहा हूँ मैं, आर्टिकल वाले 50,000 की, क्योंकि ज्वेलरी तो अब ये रही नहीं, उसके लिए ज्वेलरी वाला अलाउंस तो उसको मिलना ही नहीं वाला है। अब उसको केवल केवल अलाउंस कौन सा मिलेगा, ऊपर वाला। ठीक, इसलिए ये चीज इसमें नहीं आएगी। ठीक, अब आते हैं हम और आगे। तो ये वाला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि भैया अब उसके पास तो एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बची, तो 50,000 पूरा टैक्सेबल है। तो देखो दिक्कत ये नहीं कि आपका आंसर गलत होगा, 100% आपका आंसर सही होगा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद है। देखो सबसे पहले यहाँ पर गलत होने के चांसेस कितने हैं, पहले हम देखते हैं कि हम सही कितना कर सकते हो। हद से ज़्यादा अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपने पढ़ा, तो आप ये 50,000 वाला आंसर सही कर दोगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गए तो फिर वो बात को छोड़ो। लेकिन नॉर्मली ये जो मैन वाला 50,000 है, क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से देखा कि हाँ हाँ चलो मैंने तो देखा था कि ज्वेलरी के लिए मैन के लिए 20 ग्राम और 50,000 है, लेकिन अगर आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो आप सेकेंड चीज़ तो 100% गलत कर दोगे। ठीक, अब अगर आप बढ़ के गए हो, ठीक है, तो आप सेकेंड चीज़ को भी सही कर दोगे कि वो 1 साल वाला नहीं है, तो 50,000 उसके लिए पूरा पूरा टैक्स है। लेकिन इसमें ना मिस्टेक का पॉइंट नंबर 3 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलती होगी। 3 में हमें ये लिखना है बेटा कि इसको तो आपने देख लिया कि चलो 50,000 है, लेकिन आपने क्या वो लिमिट चेक की 50,000 के आर्टिकल वाली। ठीक है, हो सकता है मान लो कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कि उसने 2 म्यूजिक सिस्टम लाए हैं। ठीक, तो फिर वो जो 50,000 है तो यहाँ पर सिर्फ 46,000 उसके लिए टैक्सेबल होता। अब ये 96,000 क्यों टैक्सेबल हो रहा है, क्योंकि उसने वो लिमिट को एग्जॉस्ट कर चुकी है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, यानी हमारे नंबर हर स्टेज पे जो करते थे यहाँ पर भी वो मार्क्स रख सकते थे। ठीक, चलो जो है सो है। अब अगली बात करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5। आफ्टर विजिटिंग यूएसए फॉर अ मंथ, मिसेस एंड मिस्टर एक्स, इंडियन रेसिडेंट हैं, 40-45 साल के, ब्रॉड टू इंडिया अ लैपटॉप कंप्यूटर वैल्यूड एट रुपीज 80,000। क्या लेके आई है, लैपटॉप कंप्यूटर। यूज पर्सनल इफेक्ट, ये तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होते हैं, एंड अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर 52,000।
एंड अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर 52,000। पर्सनल कंप्यूटर लेके आए वो कितने का? 52,000 का। अब देखो, अब अपन ना पहले उसमें चलते हैं कि सबसे पहले ये तो ये हो गया बात अपनी की भैया जो है हमारा जनरल वाला क्या, ये तो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट है, वैल्यू इफेक्ट। अब बची बात, हमको बात करनी है 52,000 की, जो कि क्या है, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर जो कि 80,000 का है। ठीक, लैपटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ये दो की बात हमको करना है। तो हम ना पहले रूल्स में ही चलते हैं। देखो एनेक्जर वन एनेक्जर टू में हमने जहाँ पढ़ता है, जैसे जो हम गलती करते हैं हम कहीं से चलते हैं। हम क्या गलती करते हैं कि हम सबसे पहले हमारा दिमाग चलता है कि ये लैपटॉप कहाँ लिखा था, तो हम पहले एनेक्जर में आते हैं। ठीक है, चलो उसी गलती को आगे करते हुए चलते हैं। एनेक्जर में हम आए, हमको यहाँ पर सबसे पहले एनेक्जर वन में हमको याद है कि भैया यहाँ पर कुछ नहीं आता ऐसा, ये तो टीवी आता है, एलईडी वेलईडी, उसको छोड़ो। उसके अलावा यहीं कहीं एक जगह पर ना वो आता है, हम ऐसे ही सोचते हैं ना, हाँ ऑफकोर्स ऐसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आता है क्या, मेरा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ऐसी चीज़ आती है। तो एनेक्जर टू में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कंप्यूटर या लैपटॉप जैसा। ठीक, लेकिन एनेक्जर थ्री में ज़रूर आता है क्या, कंप्यूटर या फिर एयरक्राफ्ट। ठीक, कहाँ आता है, पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि एनेक्जर थ्री में पर्सनल कंप्यूटर भी आता है और लैपटॉप कंप्यूटर भी आता है। एनेक्जर थ्री में आता है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके लिए मेरी लिमिट कितनी हो गई, इसके लिए मेरी लिमिट हो गई, इसके लिए मेरी लिमिट हो गई 60,000। ठीक इसके लिए मेरी लिमिट हो गई 60,000, 1 लाख, उस वाले रूल में मैं चला गया। बस मैंने यहीं पे गलती कर दिया। आपने एनेक्जर जैसे ही देखा कि आपकी एनेक्जर में आपका लैपटॉप आता है नहीं, आप वहीं गलत हो गए, आपको एनेक्जर में जाना ही नहीं था। एनेक्जर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, ये तो आपका पर्सनल इफेक्ट वाला क्लॉज है, क्योंकि ये थोड़ी कोई रेसिडेंट शिफ्ट कर रहा है अपना। जब तक वो रेसिडेंट शिफ्ट नहीं कर रहा है तब तक वो 60,000, 1 लाख, 5 लाख उस वाली लिमिट में आपको आना ही नहीं। और क्योंकि हमको एनेक्जर टू एनेक्जर थ्री क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि क्योंकि एनेक्जर टू और थ्री जो भी हैं हमारे, वो केवल और केवल कहाँ यूज़ होते हैं, वो उसी रेसाइडिंग वाले केस में यूज़ होते हैं। यानी जो सिर्फ घूम के बाहर से वापस आ रहे हैं इंडिया, उसके लिए तो केवल और केवल एनेक्जर वन के आइटम एक्सक्लूडेड हैं, बाकी सब 50,000 की लिमिट में आ जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो क्या बात करी, अब हमको सीधे सीधे हमारा जो आंसर, देखो आंसर ये नहीं होने वाला क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, जो हम अभी आंसर करें वो नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से 1,32,000, 80,000 प्लस 50,000 तो उसको पूरा पूरा दे देना है। ठीक, लेकिन देखो आंसर क्या है, एज द बैगेज रूल्स एन इंडियन रेजिडेंट अराइविंग फ्रॉम एनी कंट्री अदर देन, हाँ फिर से देखो मैं नेपाल भूटान भूल गया, चलो कोई बात नहीं, अब याद रखेंगे, नेपाल भूटान वाला भी हमें याद रखना है। यूज पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रेवल्स ओरिजिनल विदाउट एनी वैल्यू एग्जाम्प्ट होते हैं। आर्टिकल्स अप टू अ वैल्यू ऑफ 50,000, ठीक है हम वो रूल में सही पहुंचे। फर्दर सच जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ अ पैसेंजर कैन नॉट बी पुल्ड टुगेदर विद ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ एनी अदर पैसेंजर। मतलब इसका क्या मतलब, अब ये यहाँ पर ना फिर से एक जनरल रूल होता है। देखो हम तो वहां पर क्या मान रहे थे, हमने तो ये तो पढ़े ही नहीं थे कि वाइफ का अलग और ये इसका अलग। तो इसके बारे में हमको बोला गया कि उसको आपको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने कुछ गलत नहीं पढ़े थे, बस हमने पढ़े नहीं थे, हमने खुद से ऐसा मान लिया था कि अगर वाइफ और हस्बैंड है तो दोनों का हम अलग अलग लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा था कि आपको इंक्लूड करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर वन लैपटॉप कंप्यूटर व्हेन इंपोर्टेड इनटू इंडिया, जब भी आप एक लैपटॉप कंप्यूटर को लेके आ रहे हैं, कौन से कंप्यूटर को, लैपटॉप कंप्यूटर को, अगर कोई 18 साल से ऊपर का बंदा लेके आता है, मेंबर ऑफ क्रू नहीं, एज अ बैगीज, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है फ्रॉम होल ऑफ कस्टम ड्यूटी। आप एक लैपटॉप बाहर से खरीद के ला सकते हो, उसको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक, एक लैपटॉप ला सकते हो, अगर आप मेंबर ऑफ क्रू नहीं हो तो कहाँ से, बाहर से लैपटॉप कंप्यूटर ला सकते हो। ठीक है, इसने क्या क्या लाया, इसने दो चीज़ लाया, इसने एक पर्सनल कंप्यूटर भी लाया और एक लैपटॉप कंप्यूटर भी लाया। तो पर्सनल कंप्यूटर तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो गया, सॉरी लैपटॉप कंप्यूटर फुल्ली 80,000 एग्जाम्प्ट हो गया, केवल और केवल उसे ड्यूटी देनी है कितने पे, 52,000 पे। अब फिर गलती की चांस, 52,000 के पूरे दे देगा नहीं, ये जो एग्जामेशन लिमिट अब 50,000 की वो एग्जॉस्ट करेगा ना वहां से, तो ये 50,000 की लिमिट उसने वहां से एग्जॉस्ट कर दिया, बचा कितना, 2,000। इस पर वो ड्यूटी दे देगा कितनी,
35%, और वो 10% का सरचार्ज वगैरह ऑफकोर्स ऐड होता है उसको छोड़। टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी होगी उसके ऊपर? 770 रुपये। ठीक, 2000 रुपये, 38.5%। मैं कर भी लेता हूँ, 770 रुपये ऐसा आया उसका आंसर। तो बस हम जो गलत कर रहे हैं ना कि हम आर्टिकल्स, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, सब चीज़ याद करना है, बट क्वेश्चन हमेशा याद करने वाले भी आएंगे। हमें आर्टिकल्स पे नहीं जाना है, उसके इंटेंशन पे जाना है कि वो बाहर क्यों गया, तब फिर वो रूल अप्लाई लेने हैं हमें। ठीक है, ऐसी ज्वेलरी वाले में हमको ये नहीं देखना कि वो मैन है या वो मैन है, हमें एक्चुअली देखना है कि वो 1 साल से ज़्यादा रहा या नहीं रहा। ठीक, अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। व्हाट इज रेलिवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग रेट ऑफ ड्यूटी अंडर कस्टम एक्ट इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ बैगेज? तो बैगेज के क्लियरेंस में हमने देख लिया था कि भैया जिस दिन भी वो बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म भरता है वही डेट होती है। ठीक है, बैगेज इज द डेट ऑन विच डिक्लेरेशन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अंडर सेक्शन 77। अब आते हैं हम, देखो हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ने का वादा किए थे? 81 तक। ठीक है, 76 से 81 तक। अब हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 81, टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। इट में सो हैपन दैट अ पैसेंजर हैज ब्रॉट विथ हिम एन आर्टिकल। उसने अपने साथ कोई आर्टिकल लाया जो कि प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बोले कि भैया मेरे को तो ले ही जाना है, मुझे तो ले ही जाना है, या फिर वो बोलेगा चलो आप रख लो लेकिन मैं जब जाऊंगा तो मेरे को वापस दे देना। ठीक, तो द पैसेंजर में नॉट इंसिस्ट, वो हो सकता है कि वो ना बोले कि मुझे नहीं ले जाना, या फिर ये हो सकता है कि वो बोले कि इसको वापस भेज दो। ठीक, या तो वो बोले कि देखो जो चीज़ प्रोहिबिटेड है, मैंने गलत बोला सॉरी, जो चीज़ प्रोहिबिटेड है उसमें वो थोड़ी जिद कर सकते कि नहीं मेरे को तो आप लेके आना है इंडिया में। वो दो जिद कर सकता है, वो या तो बोलेगा चलो इसको वापस भेज दो, या फिर आप रख लो अभी जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक, यही दो चीज़ें। सिमिलरली अ पैसेंजर में नॉट अननेसेसरीली पे ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल विच ही कैन कन्वीनियंटली अवॉइड टेकिंग इन टू द टाउन। और ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा कोई आर्टिकल हो जो कि वो उसको उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बोला कि चलो मैं ड्यूटी नहीं देता हूँ, इसको आप ही रख लो। ठीक, इफ ड्यूटी इज हैवी इन सच अ केस ही मे ऑप्ट टू टेक द आर्टिकल विथ हिम व्हेन ही लीव्स द कंट्री। तो वो बोलेगा देखो वो दो तरह के जो प्रोहिबिटेड है उसको भी वहाँ छोड़ देगा, या फिर वो बोलेगा कि चलो अगर नहीं है प्रोहिबिटेड लेकिन इस पर ड्यूटी लग रही है तो ये भी तुम अभी रख लो, मैं दे। इन बोथ द केसेस ही विल हैव टू डिपॉजिट द आर्टिकल्स विद द कस्टम अथॉरिटी एंड टेक इट बैक एट द पोर्ट ऑफ हिज डिपार्चर। जब जाएगा तो उस जिस भी डिपार्चर पोर्ट से वहाँ से वहाँ वापस ले लेगा। वेयर द बैगेज ऑफ द पैसेंजर कंटेन्स एनी आर्टिकल विच इज ड्यूटीएबल और import of which is prohibited and in respect of which a true declaration, क्या देना हमें, true declaration has been submitted under section number 77। ठीक है, याद आ गया होगा। द प्रॉपर ऑफिसर मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पैसेंजर डिटेन सच आर्टिकल फॉर द पर्पसेस ऑफ बीइंग रिटर्न। डिटेन कर लेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक, एंड इफ फॉर एनी रीजन द पैसेंजर इज नॉट एबल टू कलेक्ट द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ हिज लीविंग। अब मान लो कि वो किसी रीजन से उसको कलेक्ट नहीं कर पाया, मान लो उसने मुंबई के यहाँ पर छोड़ा था और वो दिल्ली से वापस जा रहा है, तो द आर्टिकल मे बी रिटर्न टू हिम थ्रू एनी अदर पैसेंजर जिसको वो ऑथराइज कर दे और जो लीव कर रहा हो इंडिया को, और एज अ कार्गो कंसाइंड इन हिज नेम, या फिर एज अ कार्गो भी वापस किया जा सकता है। तो वापस देने के तरीके कितने हैं, या तो वो किसी ऑथोराइज पर्सन को दे दें, या फिर किसी कार्गो में कंसाइंड इन हिज नेम करके दे दे। डिक्लेरेशन द एसेंस, द डिक्लेरेशन ऑफ द गुड्स ब्रॉट इन is an absolute necessary. If the goods are not declared under 77, the passenger cannot subsequently claim the benefit under section number 80. Regulation in respect of baggage. Since the provision in respect of baggage are complete code by themselves, it is desirable to supplement detailed procedures wherever necessary with the rule making powers. Section number 81 therefore provides that the board may make regulation in the following manner. अभी बोर्ड चाहे तो इन मैनर्स में भी रेगुलेशन बना सकता है। सबसे पहला मैनर, किस मैनर में आप डिक्लेयर करोगे कंटेंट ऑफ द बैगेज को, कस्टडी के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, या फिर असेसमेंट के बारे में। फिर प्रोवाइडिंग ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैगेज के बारे में भी रूल्स बना सकता है। वन कस्टम स्टेशन टू अनदर प्लेस और टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। इसके चलते इनने केवल बैगेज डिक्लेरेशन के रूल्स बनाए हैं, जिसमें कि उसने बोला है इन कस्टम बैगेज डिक्लेरेशन रूल द बैगेज डिक्लेरेशन विल हैव टू बी फाइल्ड ओनली बाय द पैसेंजर हु कम टू इंडिया एंड कैरी ड्यूटेबल और प्रोहिबिटेड गुड्स और हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर। केवल उसी को भरना है जिसके पास ऐसे गुड्स हों जो कि ड्यूटेबल हो, पहली बात,
दूसरा जो प्रोहिबिटेड हो या फिर उसके पास कुछ भी ऐसा हो जो उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। द CBIC वाइड सर्कुलर नंबर 8 dated has clarified that the domestic passenger who board international flight in domestic leg are not required to file custom baggage declaration form। सुनने में बहुत आसान है, इसमें क्या है यार, ये तो कुछ नहीं है, देखो इसके बारे में कुछ दिया भी नहीं है। लेकिन बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई फ़्लाइट है जो मुंबई से लेके लंदन तक जाती है और बीच में वो दिल्ली में भी रुक जाती है, ऐसा कुछ भी एग्जैक्ट एग्जांपल है। तो हो सकता है ना कि भाई कोई मुंबई से दिल्ली जाने के लिए बैठ जाए उस फ्लाइट पर, तो क्या वो बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म देगा? नहीं। वही चीज़ को यहाँ पर बताया है। कस्ट हु बोर्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड डोमेस्टिक लेग, मतलब डोमेस्टिक लेग यानी इसका पूरा का पूरा टोटल तो मुंबई टू लंदन है, लेकिन बीच में डोमेस्टिक लेग क्या हुआ, मुंबई से दिल्ली, तो उसको डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना है। और ये देखो कब आया, 2016 में, यानी इसके पहले उसको भी डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता होगा। ठीक, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। मुझे लगता है अगर इसका क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को ऐसा याद है, या तो मैंने बाहर से पढ़ा हूँ या तो फिर भाई मैं खुद ही से क्वेश्चन बना रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है इसका क्वेश्चन है, तो हम इसको सर्च मारते हैं। क्या सर्च मारना पड़ेगा कि डोमेस्टिक लैग वाली बात हुई है क्या कहीं, डोमेस्टिक लैग ऐसे का क्वेश्चन शायद इसमें हो, या फिर वो बात केवल एक ही बार हो रही है। एक बार की बात तो समझ आ गई जो हमने देख लिया यहाँ पर, दूसरी बार इसकी बात कहीं नहीं हुई है। देखो ये ब्राउन ग्रे हो गया ना, मतलब एक ही बार आया ये वर्ड पूरे पीडीएफ। तो ठीक है, छोड़ो डोमेस्टिक लैग, मैंने शायद कहीं बाहर से एग्जाम्पल से पढ़ा हुआ है वाली चीज। खैर ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट यही है, उसमें मुझे कोई डाउट, बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में मुझे बनता नहीं है, तो मैं उसके अलावा कुछ अपलोड भी नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा आप पढ़ लेना, वैसे बचा कुछ नहीं है, बचा एकदम सड़ी सी चीज़ है, वो है पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक, पेमेंट ऑफ ड्यूटी में एक छोटा सा टॉपिक है जो शायद मैं अगले इसमें दे दूँगा, बाकी चांस बहुत कम है कि मैं लूँ। बाय बाय।